विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को सराहा। गांधीनगर में डब्ल्यूएचओ पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी स्थापित करने की जताई उम्मीद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरों में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को बड़ी सौगात देते हुए 450 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की। विकास कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से रोहतक में जागरूकता कार्यक्रम व प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। केंद्र सरकार की पिछले 9 साल की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। और भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह ने भिवानी के लोहानी और भानगढ़ गांव में ग्रामीणों से किया जन संवाद। कहा, ग्राम पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर विकास कार्यों के लिए दी जा रही है राशि। नमस्कार, मैं जगजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उद्घाटन सत्र को संबोधन करते हुए कहा कि यह शिखर सम्मेलन दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा ने कई शताब्दियों से व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर मांडविया ने आशा व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन स्वास्थ्य और कल्याण के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता और पारंपरिक चिकित्सा पर साक्ष्य आधारित कार्रवाई को प्रोत्साहन देने का मंच प्रदान करेगा। To engage in dialogue, exchange of idea, foster collaboration and established international partnership to advance the agenda of traditional medicine and to work together toward promoting and leveraging the potential of traditional healthier practices worldwide. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा हमारी साझा विरासत और ज्ञान का प्रतीक है। यह आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को पूर्ण करता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा कि शिखर सम्मेलन प्राचीन पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को उजागर करने और मौजूदा समय में उनकी समझ और उपयोग को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। उन्होंने सभी देशों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में पारंपरिक दवाओं को एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधन किया। इस दौरान सीएम ने शहर में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के बड़ी सौगात देते हुए आज 450 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। इन कॉलोनियों में नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग की 239 कॉलोनियां और शहर स्थानीय निकाय विभाग की 211 कॉलोनियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आज नियमित की गई कॉलोनियों में पहली बार उन अनधिकृत कॉलोनियों को भी नियमित किया गया है जो पालिका क्षेत्रों के बाहर स्थित हैं। यह नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अंतर्गत आती हैं। ऐसी कॉलोनियों में मूलभूत विकास कार्य हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारे यहाँ जिलानुसार भी जो आंकड़े हैं, ऐसी चाहे वो अप्रूव हुई हैं चाहे नहीं हुई हैं, शुरू से लेकर अब तक जो कॉलोनीज हैं उसमें अगर मैं टोटल कॉलोनीज की बात करता हूँ तो ये 1340 और 966, ये लगभग 2200 कॉलोनीज 2300 कॉलोनीज ऐसी हैं जिनका अप्रूवल या तो हो गया है या होना है। जो मैंने बताया इसमें बाकी भी बचे हैं। जो बड़े ज़िले हैं, जो 150 से भी ज़्यादा कॉलोनियाँ जहाँ अनअप्रूव्ड थी, जिनमें कुछ हो गई, कुछ और आगे होंगी, उसमें कुछ 5-6 ज़िले हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 1856 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना विचाराधीन है। इसमें 727 कॉलोनियां नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग तथा 1129 कॉलोनियां शहरी स्थानीय विभाग के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पालिका क्षेत्र से बाहर पड़ने वाली आवासीय कॉलोनियों को नियमित करने के लिए जो विकास शुल्क निर्धारित किए गए हैं वे अविकसित भूमि के लिए कलेक्टर रेट का 8% और विकसित भूमि के लिए कलेक्टर रेट का 5% तय होगा। इसमें ऐसी कॉलोनियों के सेल डीड पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसलिए 1 जुलाई 2022 से पहले जिनकी बिक्री के लिए सेल डीड या एग्रीमेंट टू सेल पंजीकृत करवा रखे थे उन्हें बेचा हुआ माना जाएगा। और ऐसी हैं जो या तो अंडर प्रोसेस हैं, जो अप्रूव की जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं, वो अभी करने लायक नहीं हैं।
उसमें आगे चल करके देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें से रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि जो छूट है मुख्य रूप से मार्गों की हमने दी है। अभी कॉलोनी की अप्रोच 6 मीटर की होनी चाहिए और इंटरनल रोड्स 3 मीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 3 मीटर एक आवश्यक ऐसी चौड़ाई है जिसमें वहाँ की कोई भी आकस्मिक सेवाएं भी देने के लिए आवश्यक है। मानो आकस्मिक में सबसे ज़्यादा होता है, कहीं आग लगने का भी कई बार ऐसा चांस बनता है, तो कम से कम अग्निशमन जो संयंत्र लेकर के जाने वाली गाड़ी है वो जल्दी से वहाँ पहुँच सके, नुकसान होने से बचाया जा सके। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से आज रोहतक के राजकीय महिला विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को केंद्र सरकार की पिछली 9 साल की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। रोहतक के नगराधीश मुकुंद तंवर ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां कार्यक्रम में प्रस्तुत की। समारोह में नगराधीश ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल के दौरान अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिनका सीधे तौर पर आम जन को फायदा हुआ है। सरकार का उद्देश्य है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने डाक विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का खास तौर पर जिक्र किया। 5 या 10 रुपीज में जो पोस्ट डाक आती थी, उसका जो एनवेलप है वो वाटरप्रूफ एंड ऑल उसमें कर दिया गया है ताकि जन सुविधाओं के लिए और बेहतर एक्सपीरियंस दिया जाए। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो पोस्टल डिपार्टमेंट ने 5-7 साल में और कई लेवल पर अपडेट किया है। इसमें आपका स्टेट पोस्ट की क्वालिटी से लेके जो हमारे नॉर्मल ऑर्डिनरी पोस्ट की स्कूल है तक रजिस्टर पोस्ट की जो हमारी रिलायबिलिटी है उन सबको अपडेट बरकरार रखा गया है। एंड बहुत सारी छोटी छोटी सुविधाएँ भी हैं जो लोग धार्मिक बैकग्राउंड से हैं और उनको छोटी छोटी सुविधाएँ जैसे अपने बहनों भाइयों को राखी पहुँचानी है या फिर गंगा जल लेकर ऐसी छोटी छोटी सुविधाएँ। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी राजेश अरोड़ा ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव 9 साल सेवा सुशासन जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में एग्जीबिशन लगाई हुई है और तो यहाँ पे प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आज हमें डेकोरेशन कंटेस्ट रखा हुआ है, पोस्टर पेंटिंग और स्लोगन राइटिंग कंपटीशन। भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जिले के लोहानी और भानगढ़ गांव में ग्रामीणों से जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निपटान का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को अलग अलग कार्य आवंटित किए हैं। तीनों इकाइयां उनको दिए गए अधिकारों के अनुरूप ही विकास कार्य करवा सकते हैं। इससे गाँव के विकास में और अधिक तेजी आएगी। ग्राम पंचायतों को प्रस्ताव पास करके ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से सरकार के पास भेजना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में जनसंख्या के आधार पर विकास कार्यों के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, इसलिए सभी लोग अपने परिवार पहचान पत्र जरूर बनवाएं। समस्या है सेंट्रल लेवल की हो, प्रदेश स्तर की हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, उनका समाधान कैसे हो सकता है, ये कैंप, ये संवाद मीटिंग इसीलिए थी। जो भी समस्याएं पानी की, बिजली की, सड़क की, विकास की, अब धीरे धीरे हम उनका, क्योंकि पीछे तो कोविड एक ऐसा समय था जिसकी वजह से बहुत से काम अटक गए थे और पंचायत के भी क्योंकि चुनाव बहुत समय तक नहीं हो पाए थे। अब इस संवाद का मतलब यही है कि उन कामों को रफ्तार देनी है। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार द्वारा साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लॉन्च किए गए संचार साथी ऐप से हुए फायदों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस ऐप के आने के बाद से अब तक 3 लाख से ज़्यादा खो चुके मोबाइल फ़ोनों का पता लगाया जा चुका है। रिफॉर्म्स किए गए थे, उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। एक्चुअल अभी तक डेटा निकलेगा, बहुत कम पीरियड निकला है ये, लेकिन 1 साल के बाद में एक्चुअल डेटा जब आएगा तब आप देखेंगे कि साइबर फ्रॉड्स की संख्या में एक तरीके से कंट्रोल आएगा। विद इन 1 ईयर ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम साइबर फ्रॉड्स में सिग्निफिकेंट कंट्रोल आएगा। ऑलरेडी जो फ्रॉडस्टर्स जो सेंटर्स पे काम करते थे, कुछ हॉटस्पॉट्स बने हुए देश में,
already they have started feeling the pressure. केंद्रीय मंत्री ने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए साइबर अपराध रोकने के लिए लाए गए बदलावों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि इन बदलावों के तहत इन मोबाइल सिम के विक्रेता डीलरों के लिए भी पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए नियमों के तहत एक साथ बड़ी संख्या में सिम खरीदने को भी सरकार नियमित करेगी और डीलर किसी भी धोखाधड़ी वाले लेन देन के लिए जवाबदेह होगा। पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं, जो भी डीलर बनेगा उसका वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं। उन सभी पॉइंट ऑफ सेल के जो डीलर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर रहे हैं। इससे रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन से जिसने भी फ्रॉडुलेंटली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल पंचकुला के लोक निर्माण विश्राम गृह में मेधावी छात्र सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश से आए करीब 160 मेधावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। देश भर से आए इन विद्यार्थियों ने हरियाणा विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं व 12वीं परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनका मार्गदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में अच्छा मनुष्य बनने के लिए कड़ा परिश्रम करना आवश्यक है। किसी भी विद्यार्थी की प्रतिभा को निखारने में माता पिता का सबसे पहला स्थान है। उसके बाद शिक्षक गण इस दिशा में अपनी सर्वोत्तम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में अभी तक जो भी विद्यार्थियों ने अर्जित किया है वह उसे सीढ़ी बनाते हुए जीवन में निरंतर आगे बढ़ें। सीएम ने कहा कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने आशा जताई कि समारोह में आने वाले सभी विद्यार्थी कड़ी मेहनत करके शिक्षा जगत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर भविष्य में देश व प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। श्लोक है, अयम निजा प्रोवेति, अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसा। ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच रखने वाले बहुत छोटी सोच के लोग होते हैं। आगे है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित उन्हीं का होता है जो ये सब सोचते हैं कि पूरा विश्व ये मेरा परिवार है। जब इतना बड़ा विचार आदमी का होता है फिर वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात सोचता है। एक ही विचार रखिए, जो करना है अच्छा करना है, जो करना समाज हित में करना है, जो करना विशेष करना है। जींद जिले के निर्वाणा हलके में आज अंत्योदय विभाग की ओर से घुमांतु जातियों के कल्याण के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। एसडीएम अनिल कुमार दून ने मेले में दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह शिविर अंत्योदय उत्थान की दिशा में एक और समर्थक कदम है, जहां आए लाभार्थियों को आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाओं का लाभ मौके पर ही दिया जाएगा और उनको सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि मेले में आए जिन लोगों के पास आधार कार्ड बनवाने के लिए उम्र से संबंधित उचित दस्तावेज नहीं है, उनके लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड उन लोगों की आयु समापन के सर्टिफिकेट जारी करेगा। इसमें मेन तो देखिए, इसका जो मेन कोऑर्डिनेट तो कर रहे हैं हमारे जिला कल्याण विभाग है वो। उसके अलावा फिर जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, फिर पब्लिक हेल्थ जिनको वाटर सप्लाई का इशू है, फिर एम्प्लॉयमेंट वाले हैं जो लेबर वगैरह से रिलेटेड इशू होते हैं। उसके अलावा जो एक मेन हेल्थ के लिए है आयुष्मान कार्ड के तहत, ताकि इनको बीमारियों में जो सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा इनकी जो सोशल सिक्योरिटी जो पेंशन है वो भी कई लोगों की है। वहीं शिविर में आए लोगों ने कहा कि यहां उनके कम समय में कई ज़रूरी दस्तावेज बने हैं। उन्होंने सरकार का धन्यवाद करते हुए ऐसे शिविर और भी आयोजित करने के लिए बोला। आधार कार्ड, वोट कार्ड, फैमिली आईडी और राशन कार्ड सभी चीज़ें बन रही हैं। मेरा आधार कार्ड भी बना है यहाँ पे और मैं भी बनवाने आई हूँ। सरकार द्वारा अच्छी योजनाएं यहाँ पे और जगह भी कैंप लगाए जाएं। इसे राम पार्क में आया था अपना आधार कार्ड ठीक करवाने के लिए। मेरा नाम गलत था और मैं यहाँ पर नंबर अपडेट करवाने के लिए आया था। यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा थी जिसके कारण मुझे यहाँ पे बहुत कम समय में अपडेट हो गया सब कुछ है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। वैसे पहले मैंने करवाया था बहुत टाइम लग गया था, लेकिन अब बहुत कम समय में बन गया है।
कैंप में हमने ये सारी बिरादरी ने जो इकट्ठी हुई थी मौके पर, हमने एसडीएम साहब को वो सारी बात बताई है। हम यहाँ नरवाना में रहते हैं अपनी इंदिरा कॉलोनी बड़ बस्ती में, तो यहाँ हमारे को कम से कम 400-500 घर है जी हमारा, जो 2-3 बिरादरियों का है। और मैंने पानी की जो मांग थी वो हमने एसडीएम साहब को कही थी, और उसने हमारे को ये तसल्ली दी है कि तुम्हारी बस्ती में पानी आ जाएगा। प्रदेश में कपास की फसल को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग पलवल द्वारा आज गांव अहरवा में कपास मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जिला कृषि विभाग के खंड तकनीकी प्रबंधक ने कहा कि देशी कपास उगाने के लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। नरमा, बीटी कॉटन व देश कपास की फसल में लागत कम आती है और पानी भी बचत होती है। किसानों को धान की फसल को छोड़कर कपास की खेती करनी चाहिए। सहायक तकनीकी प्रबंधक ने कहा कि कपास की फसल में गुलाबी सुंडी की निगरानी फूलों व टिंडों पर करें ताकि समय रहते कपास को बीमारी से बचाया जा सके। हमारे जिले में पानी की कमी लगातार होती जा रही है, जल स्तर, भूजल स्तर नीचे जा रहा है। उसको सुधार करने के लिए हमने कपास की फसल को बढ़ावा देने के लिए आज अहरवा गांव में कपास दिवस का आयोजन किया है। और साथ ही साथ कपास में लगने वाली बीमारी, जैसे कि आजकल गुलाबी सुंडी का प्रकोप फसलों पर दिखाई देने लगा है, उसके बारे में भी हमने किसानों को बताया। और एलाइन डिपार्टमेंट जो और पशुपालन से, हॉर्टिकल्चर से, डबल डिपार्टमेंट से भी आए, उन्होंने भी अपनी स्कीम के बारे में यहाँ आकर सभी किसानों को बहुत अच्छी तरह से अपनी स्कीम के बारे में जानकारी। किसानों को बताया गया है कि जी आपकी कपास की जो फसल है मुख्यतः बीटी कॉटन यहाँ पे बिजाई होती है, तो हरियाणा सरकार ने देसी कपास के लिए भी प्रमोट किया जा रहा है। देसी कपास की बिजाई के लिए भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि देसी कपास बोने से जो आज की तारीख में बीटी कॉटन में जो परेशानी आ रही है, जो रोग आ रहे हैं, उनसे बचा जा सकता है। वहीं किसानों ने बताया कि कपास मेले में कृषि विभाग ने उनको कपास के उत्पादन और बीमारियों से बचाव के बारे में जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे धान की खेती छोड़कर अब फसल विविधीकरण पर जोर देंगे। डॉक्टरों द्वारा बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, जिसमें खाद से लेकर दवाई से लेकर कौन कौन से कीट प्रबंधन किए जाते हैं, समय समय पर कौन कौन से खाद देने चाहिए, इस प्रकार की जानकारियां दी गई हैं। और कपास में पानी भी कम लगता है, फसल अच्छी है, नकदी फसल है। धान की फसल को छोड़कर कपास की फसल की तरफ हम रुख करें। इस कपास में या इसमें जो रोग लगते हैं, रोग की बीमारियों के बारे में उन्होंने हमको दवाई के लिए अच्छी बात बताई है, कौन कौन सी दवाई डलनी है और कितना खाद डलना है। और हमारे यहाँ इस धान की, चावल की खेती से ये कपास की खेती बहुत बढ़िया है और इसमें पानी की कम आवश्यकता होती है। और अधिकारियों ने हमें बहुत अच्छी बात बताई है कपास के बारे में। सिरसा जिले में बीमा क्लेम की राशि ना मिलने पर किसान पिछले कई दिनों से लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। कल किसानों ने भावदीन टोल प्लाजा को जाम कर दिया। किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को नेशनल हाईवे पर खड़ा कर दिया, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। इसको लेकर उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने एक पत्रकार वार्ता की। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि शीघ्र ही बीमा क्लेम की राशि उनके खातों में आ जाएगी। बीमा कंपनी के अधिकारियों से बातचीत जारी है, इसलिए किसान जल्दबाजी करने की बजाय संयम रखें। शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम आएंगे और जिला के जितने भी किसानों का क्लेम बाकी है सभी को जारी होगा। किसान साथी हैं, उनके खातों में बीमा की जो राशि आनी भी शुरू हो गई है। और मुझे जो है बताया गया है कि करीबन 34 गाँव में 4000 करीबन किसानों के पास जो है करीबन 20 करोड़ रुपए की जो राशि है वो परसों से जो है पहुँचने लग गई थी और पहुँच भी गई है। और आगे जो हमारे बाकी जो गांव अपने सिरसा ज़िले में हैं, उनके लिए भी हम जो है लगातार प्रयासरत हैं। और हमारा प्रयास ये है कि जो राशि ड्यू है वो जल्द से जल्द जो है संबंधित लोगों के खातों में आ जाए। प्रशासन है और जो सरकार है वो प्रयास कर रही है कि जो राशि पेंडिंग है वो भी जल्द से जल्द लोगों के खातों में आ जाए। और हमारा जो प्रयास था पीछे, उसके प्रयास में हमें ये सफलता प्राप्त हुई थी कि जो राशि थी वो लोगों के खातों में आनी शुरू हो गई थी। तो हमें उम्मीद है कि आगे की जो राशि है
वो भी हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द जो है लोगों के खातों में आ जाए। गौरतलब है कि सिरसा में किसानों का करीब 650 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम बकाया है। किसानों का कहना है कि बीमा कंपनियां प्रीमियम की राशि तो काट लेती हैं, लेकिन जब फसलें खराब होती हैं तो क्लेम लेने के लिए किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के गठन की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित बिजली विनियामक आयोगों के क्षेत्रीय सम्मेलन में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने आयोग के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि बिजली डिस्कॉम कंपनियां वित्त क्षेत्र में सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम में से एक हैं। बिजली कंपनियों को घाटे से उभरने के लिए प्रधानमंत्री की पहल से उदय योजना लागू की गई थी। बिजली कंपनियों का 25,950 करोड़ रुपए का घाटा सरकार ने वहन किया और आज हरियाणा की सभी बिजली कंपनियां मुनाफे में चल रही हैं। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के 5,745 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति संभव हो पाई है। इतना ही नहीं, पिछले 9 वर्षों में बिजली बिलों में रेट भी नहीं बढ़ाए गए। सीएम ने कहा कि लाइन लॉसेस भी 34% से घटकर 15% कम हो गए हैं। कृषि क्षेत्र को सब्सिडी के रूप में बड़ी राशि दी जाती है। पीएम कुसुम योजना के तहत पिछले वर्ष हरियाणा में 53,000 कृषि नलकूपों को सौर ऊर्जा पर लाया गया और इस वर्ष 70,000 कृषि नलकूपों को सौर ऊर्जा में लाने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुदान संगठन इसरो ने आज चंद्रयान 3 के लैंडर को यान के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने की सफलता से प्राप्त की। अलग होने के बाद लैंडर चंद्रमा की सतह पर क्षेत्र यात्रा स्वतंत्र रूप से करेगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की संभावना है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल का अलग होना सॉफ्ट लैंडिंग से पहले की प्रक्रिया के पूरा होने का प्रतीक है। चंद्रयान 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, चंद्रमा की सतह पर रोवर का घूमना और वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रदर्शन करना है। चंद्रमा की सतह पर इन प्रयोगों के लिए लैंडर और रोवर वैज्ञानिक पोलैंड से सुसज्जित हैं। भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 ने कल चंद्रमा की कक्षा में अपना 5वां और अंतिम चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। 14 जुलाई को प्रक्षेपित चंद्रयान 3 में एक लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल हैं। अंतरिक्ष यान में 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इसके बाद इसे चंद्रमा के ध्रुवों पर स्थापित करने के लिए कक्षा में कमी लाने के उपायों की एक श्रृंखला पूरी की गई है। भारतीय स्टेट बैंक की वर्तमान वित्त वर्ष में देश भर में 300 नई शाखाएं खोलने की योजना है। बैंक की इस समय देश में 22,405 शाखाएं हैं। बैंक के विदेशों में 235 शाखाएं और कार्यालय काम कर रहे हैं। बैंक को मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 16,484 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक लाभ हुआ है। एक वर्ष पहले इस अवधि में बैंक का लाभ 6,068 करोड़ रुपए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत करने की घोषणा की थी। कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक छोटे कारीगरों और काम करने वाले आर्थिक मदद करना है ताकि वे अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सके। योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। साथ ही छोटे कारीगरों व काश्तकारों को MSME से भी जोड़ने का मौका मिलेगा। फरीदाबाद के स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए इस योजना के शुरू होने से उन्हें काफ़ी लाभ होने का बताया और जीवन यापन में आसानी होगी। उनको मिल जाएगा तो बच्चों का भी काम खुलवा देंगे, अपना भी काम खोल लेंगे। तो कमाते हैं, खर्च हो जाते हैं पैसे। तो वो हमें जो सरकार हमें वो देगी पैसा बिना ब्याज के, तो हम कुछ आगे बढ़ेंगे। तो अपना कोई और इसके अलावा एक और 2 काम और खोलेंगे, बच्चों भी काम खुलवा देंगे। सरकार ये स्कीम लेके आती है तो मैं अपने काम को बढ़ा सकता हूँ। और ये मेरे पैसे खानदानी काम है, पहले मेरे पापा करते थे, अब मैं कर रहा हूँ। और अगर सरकार पैसे देती है तो मैं अपने काम को और भी बढ़ा सकता हूँ। बहुत फायदा होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए काम ये योजना लेके आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा विचार है उनका और इस योजना से गरीबों। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में कल चंडीगढ़ में एक प्रमुख ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी निजी कंपनी ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा कौशल रोजगार निगम और विदेश सहयोग विभाग के साथ समझौता ज्ञापन
पर हस्ताक्षर किए। इस MOU का उद्देश्य यूरोपीय देशों में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से संबंधित विभिन्न जॉब रोल में युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस MOU से न केवल राज्य के आर्थिक विकास में योगदान होगा, बल्कि कुशल मैन पावर के आदान प्रदान से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। CM ने कहा कि निजी कंपनी की मांग के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर पंजीकृत युवाओं का चयन किया जाएगा और उन्हें श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा जॉब रोल के अनुरूप प्रशिक्षण देकर सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद युवाओं को विदेश भेजने की प्रक्रिया विदेश सहयोग विभाग द्वारा अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने हेतु हरियाणा सरकार ने अलग से ओवरसीज प्लेसमेंट सेल भी बनाया है। केंद्र सरकार प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में 14,903 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ डिजिटल इंडिया के विस्तार को मंजूरी दी गई है, जो तकनीकी रूप से सशक्त भारत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसका उद्देश्य कौशल, साइबर सुरक्षा और उच्च क्षमता की गणना में डिजिटल पहल को बढ़ावा देने के साथ लोगों के लिए प्रौद्योगिकी को सुगम बनाना है। आइए आज के न्यूज़ लेंस में जानते हैं डिजिटल इंडिया के विस्तारीकरण से होने वाले लाभ। नागरिकों को डिजिटल सेवाएं मुहैया कराने के लिए 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बेहद सफल साबित हुआ है। अब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विस्तार करते हुए 14,903 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ पूर्व में किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत 6.25 लाख IT पेशेवरों को नई प्रौद्योगिकी के हिसाब से कुशल बनाया जाएगा और उनके कौशल को निखारा जाएगा। साथ ही सूचना सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता चरण कार्यक्रम के तहत 2,65,000 लोगों को सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। उमंग प्लेटफॉर्म पर वर्तमान में उपलब्ध 1700 से अधिक सेवाओं के साथ ही 540 अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध होंगी। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत पहले से ही स्थापित 18 सुपर कंप्यूटरों के अतिरिक्त 9 और सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम बहुभाषा अनुवाद उपकरण भाषिणी को 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में शुरू किया जाएगा, जो फिलहाल 10 भाषाओं में उपलब्ध है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का आधुनिकीकरण किया जाएगा और इसमें 1,787 शिक्षण संस्थानों को जोड़ा जाएगा। डिजी लॉकर के तहत डिजिटल दस्तावेज सत्यापन सुविधा अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को और अन्य संगठनों को भी उपलब्ध होगी। इससे छोटे और मंझोले कारोबारियों को दस्तावेजों को प्रमाणित कर कर्ज और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी। विस्तारित डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के 1200 स्टार्टअप को सहायता दी जाएगी। साथ ही कृषि, स्वास्थ्य और टिकाऊ शहरों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। 12 करोड़ कॉलेज छात्रों के लिए साइबर जागरूकता पाठ्यक्रम चलाने का भी फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र के साथ 200 से अधिक साइटों के एकीकरण और उपकरणों के विकास सहित साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नई पहल शुरू की जाएगी। ऐसे में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा और हमारे IT पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत करेगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।